स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। और अब आगे देखिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हाल ही में एक नया फैसला किया है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी पढ़ाई हिंदी में भी करने का फैसला लिया गया है। उसी को लेकर अभी हम बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज परिसर में हैं, जहां पर स्टूडेंट से हम बात करेंगे कि वो सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को किस हिसाब से देखते हैं। जी बताइए, अभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं विश्वास सारंग जी ने, उन्होंने कहा है कि अब ऑप्शनल होगी पढ़ाई मेडिकल के। आप मेडिकल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, किस तरह से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? जी, जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब बच्चों से उन्हें हिंदी इंग्लिश सुविधा नहीं मिली स्कूल में पढ़ने के लिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा इंग्लिश पढ़ने का, वो हिंदी से पढ़ के आए। अगर उन्हें यहाँ की उसका वातावरण मिलता है हिंदी का, कि उन्हें हिंदी में फैकल्टी सारी पढ़ाती है, तो फ़ायदा उनके लिए कि वो चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे, ग्रेस भी कर पाएंगे और उन्हें मतलब एग्जाम में और हिंदी में लिखने में वो सहायता पूरी होगी। तो मेरा मानना है कि फैसले सही है बहुत हद तक, कि बच्चे इससे मतलब एक बार से सहायता होनी है हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चे। हम और भी यहाँ स्टूडेंट से बात करेंगे, कैसे लेते हैं इस फैसले को आप सरकार के? वैसे अगर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है कि उनको जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, तो उनको समझने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर सिलेबस पूरा हिंदी में हो जाता है तो हिंदी मीडियम बच्चे भी कई सारे टर्म ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में रहते हैं, तो उसमें उनको दिक्कत आ सकती है। और भी स्टूडेंट हैं हमारे पास, कैसे देखते हैं इस फैसले को सरकार? देखिए, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं यहाँ पे, कुछ हिंदी मीडियम से आते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से आते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं कई बार कठिनाई को फेस करते हैं कि उन्हें एग्ज़ाम में लिखने में दिक्कत आती है और पढ़ते हुए समझ नहीं पाते चीज़ों को। तो अगर हम ऑप्शनल रख दें इस चीज़ को तो आगे जाके उनको भी कम्पीट करने में मतलब आसानी होगी और अच्छे से वो लिख पाएंगे। लेकिन वहीं इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर कोई बच्चा 11वीं-12वीं में भी इंग्लिश में शिफ्ट किया हुआ है, तो अगर यहाँ पे आके उसको हम छूट दे दें कि हिंदी में लिख सकता है या फिर पढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी वोकेबुलरी डेवलप हो रही है कि हम इंग्लिश सीखने का एक मौका है प्रॉपर, वो कम होगा। तो नुकसान भी है लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है कि मतलब वो अच्छे से अपना काम कर पाएगा, पढ़ पाएगा, उसे कोई परेशानी नहीं होगी आगे जाके। गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे। कैसे लेती हैं फैसले को आप सरकार के? जी, मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ और मैंने चेंज किया था आगे जाके मीडियम। तो शुरू में मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे कवर कर लिया था। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी हिंदी में होनी चाहिए। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में हमें इंग्लिश में रखा जाता है ताकि एक समान सबका जो कम्युनिकेशन है वो एक जैसा हो सके। तो इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। हमारे साथ यहाँ पर मेडिकल टीचर भी हैं, उमेश पटेल, डॉक्टर उमेश पटेल। हम उनसे भी जानेंगे कि सरकार की इस फैसले को वो किस तरह से लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये सरकार का जो फैसला आया है अभी कि अब हिंदी ऑप्शनल भी कर दिया है MBBS के कोर्स में, तो किस तरह से आप लेते हैं इसको? देखिए, इसको अगर हम प्रारंभिक रूप से देखें तो हो सकता है कुछ इस छात्रों के लिए इससे लाभ पहुँचे, लेकिन जब वो MBBS की पढ़ाई करते हैं तो अधिकतर चीज़ें जो स्टडी मटेरियल होता है, रिसर्च पेपर होते हैं या जो भी रिसर्च के बाद उनके नाम रखे जाते हैं, इंग्लिश में ही साइंटिस्ट होते हैं, तो बहुत आसान तो नहीं होगा। साथ ही अगर हम प्रैक्टिस करने के बाद में, डिग्री लेने के बाद में नेशनल इंटरनेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे कहीं स्टैंड करते हैं, तो हम अगर हिंदी के होंगे तो हमें निश्चित तौर पर मुश्किल होगी। 30 जनवरी सन 1948 भारतीय इतिहास का वो काला दिन जिस दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिल्ली के 30 जनवरी मार्ग तत्कालीन बिरला भवन में 3 गोलियां मारी गईं और उनकी हत्या कर दी गई। गांधी जी अपना शरीर त्याग कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस वर्ष हम महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। कहते हैं कि जब महात्मा गांधी की शव यात्रा 30 जनवरी मार्ग से राजघाट तक पहुंची तो रास्ते में लोग तो रो ही रहे थे, आंसुओं की जैसे बाढ़ आ गई थी, तो रास्ते में जो दरख्त थे वो भी रो रहे थे। इस तरह का जो माहौल था वो महात्मा गांधी की शव यात्रा का था। महात्मा गांधी और छिंदवाड़ा, ये भी एक इतिहास है। महात्मा गांधी छिंदवाड़ा 2 बार आए, मध्य प्रदेश 10 बार आए और छिंदवाड़ा, जिसमें से छिंदवाड़ा 2 बार आए। 1921 6 जनवरी को महात्मा गांधी पहली बार छिंदवाड़ा पहुंचे और असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी, उसका पहला भाषण
उसके उद्देश्य से संबंधित पहला भाषण महात्मा गांधी ने छिंदवाड़ा के चिटनीस भवन में दिया। कहा जाता है कि महात्मा गांधी को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में उस वक्त लोग छिंदवाड़ा के तत्कालीन चिटनीस भवन पहुंचे थे और असहयोग आंदोलन में लोगों ने शिरकत की थी। यहां तक कि 11 वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। जो अंग्रेज सरकार में मुलाजिम थे उनने मुलाजमत छोड़ दी थी। कई छात्रों ने सरकारी स्कूलों की पढ़ाई छोड़ दी थी, कॉलेजों की पढ़ाई छोड़ दी थी। ये असहयोग आंदोलन का छिंदवाड़ा में असर देखा गया था। वहीं लोगों ने अपना योगदान दिया और महिलाओं ने अपने जेवर तक महात्मा गांधी के आह्वान पर दे दिए। दोबारा महात्मा गांधी छिंदवाड़ा सन 1933 में आए। तब महात्मा गांधी यहाँ पर छुआछूत का फर्क मिटाने का उद्देश्य लेकर छिंदवाड़ा पहुंचे थे। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो पहली बैठक नागपुर में हुई। नागपुर में मांजरेकर वकील साहब, अली बंधु, इन लोगों ने शिरकत की गांधी जी के साथ और गांधी जी से निवेदन किया कि इसकी शुरुआत जो है असहयोग आंदोलन की वो छिंदवाड़ा से प्रारंभ की जाए। गांधी जी ने अली बंधुओं की उस निवेदन को स्वीकार करते हुए छिंदवाड़ा से शुरुआत की। सन 1931 में गांधी जी छिंदवाड़ा आए। चिटनवीसगंज में उनकी सभा रखी गई। रात को वो एक धर्मशाला जो है गोलगंज में सहकारी बैंक के सामने, उसमें वो रात में रात्रि विश्राम किए। और जब सभा हुई थी उस सभा में अपार जनसमूह इकट्ठा हुआ था सिर्फ गांधी जी को देखने के लिए, क्योंकि गांधी जी पूरे देश में उस समय तक के प्रख्यात हो चुके थे। गांधी जी के आगमन पर उन्होंने लोगों से गरीबों के लिए सहायता मांगी कि देश की आज़ादी के लिए आप लोग जो भी अपना दान दे सकते हैं वो दें। कुछ लोगों ने रुपए पैसे से मदद की, मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो वहाँ महिलाएं गांव की आई हुई थीं, उन्होंने अपने जेवर भी उतार के गांधी जी की झोली में डाल दिए। इंदौर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है और इस वक्त मैं इंदौर के जेल रोड पर मौजूद हूँ। जेल रोड को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कहा जाता है। यहाँ के व्यापारी क्या उम्मीद रखते हैं इस आम बजट से, मैं सीधे तौर के ऊपर यही जानने की कोशिश करूंगा। सर, आम बजट आने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं इस बार आम बजट से? किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखता और महंगाई बढ़ना, महंगाई कम नहीं होना और महंगाई बढ़ना है। महंगाई बढ़ती जा रही है तो उम्मीद रखते हैं कि इस बार इस बजट के अंदर कुछ महंगाई कम हो? बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता, बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता। सर, क्या दिक्कत आ रही है? क्या इस बार आपका मार्केट बहुत डाउन चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट किस तरीके से चल रहा है और क्या टैक्सेशन को लेकर आप लोगों को कुछ परेशानी है? क्या परेशानी है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का हालत आप खुद ही देख रहे हैं, स्वयं आप यहाँ खड़े हैं, ऑन कैमरा खड़े हैं, आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। महंगाई बढ़ना है और कम नहीं होना है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। कंफर्म है बिल्कुल ये चीज़, महंगाई बढ़ना है। जो चीज़ के भाव बढ़ चुके हैं वो बढ़ेंगे ही, कम नहीं होना है। तो इस बार वित्त मंत्री से कुछ तो उम्मीद रखेंगे कि कुछ तो कमी करे। किस जगह पे कमी करना चाहिए? महंगाई एक तरीके से सारी चीज़ों में तो भाव बढ़ रहे हैं। जो चीज़ें हम 3 साल पहले तक के जो परचेज करके हम 25 रुपए की परचेज करके 35 में बेच देते थे, आज 40 की परचेज करके कितने में बेचे? मार्जिन कम रह गया है बहुत ज़्यादा। मार्जिन तो वैसे भी कम था, हमारे साथ मार्जिन हम बहुत नॉमिनल रखते हैं। उसके बावजूद भी जो चीज़ हम 25 की खरीदते थे आज 40 की खरीदना पड़ रही है। तो महंगाई कहीं ना कहीं असर दिखा रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई असर दिखा रही है। भाई साहब का ये कहना है कि महंगाई का असर कहीं ना कहीं मार्केट पर नजर आता है। तस्वीरों में देखने की कोशिश करूंगा कि इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जबकि ये वो इलाका है जहाँ पर कि
भीड़ लगी रहती थी। सर, इस बार के आम बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? बजट से तो कुछ उम्मीद है नहीं सर इस बार, क्योंकि मार्केट की कंडीशन दिन पे दिन गिरती जा रही है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रोडों पे पहले चलने के लिए जगह नहीं होती थी, और अब देखेंगे तो हर एक दुकानदार फ्री बैठा है समथिंग। अधिकतर पूरे ग्राहक जितने देखेंगे ग्राहक कुछ है ही नहीं, ग्राहकी नहीं। कुछ भी ग्राहक है ही नहीं मार्केट में। अच्छा, इस बार उम्मीद तो रखेंगे कि कुछ महंगाई कम हो? कम की उम्मीद है कि अगर कुछ कम हो तो कुछ माल सस्ता होगा, तो आम ग्राहक को कुछ ना कुछ फायदा हो, तो ग्राहकी वापस मार्केट में लौट सके, ग्राहकी वापस आए। कुछ सस्ता होता है तो अगर कुछ सस्ता होता है तो ग्राहकी लौटने की उम्मीद रखते हैं यहाँ के दुकानदार। सर, आम बजट से क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? इस बार हम मोदी जी से एक तो बेरोजगारी और जो महंगाई, हर चीज की कीमत, जो पेट्रोल से लेके सभी चीजों में जो बढ़ोतरी हो चुकी है, महंगाई एक स्तर पे सीमित होना चाहिए, अत्यधिक महंगाई है तो अगर कुछ सस्ता होता है तो ग्राहकी लौटने की उम्मीद रखते हैं यहाँ के दुकानदार। सर, आम बजट से क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? इस बार हम मोदी जी से एक तो बेरोजगारी और जो महंगाई, हर चीज की कीमत, जो पेट्रोल से लेके सभी चीजों में जो बढ़ोतरी हो चुकी है, महंगाई एक स्तर पे सीमित होना चाहिए। अत्यधिक महंगाई सामान्य व्यक्ति को मार देती है। अभी हर व्यक्ति सभी चीजों में, चिकित्सा में ले लो, काम धंधे से ले लो, सभी चीजों से दबा हुआ है। मेरा मोदी जी से सिर्फ एक ही कहना है कि सभी चीजों को नियंत्रित करते हुए किसी भी चीज को अनियंत्रित ना होने दे। शिक्षा में, बेरोजगारी में, महंगाई में, सभी में थोड़ी सी कमी की जाए, कर में थोड़ी सी कमी की जाए, ताकि आम नागरिक आसानी से कर जमा कर सके। यही प्रदेश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, ग्राहकी की क्या कंडीशन है और आप लोगों का टैक्सेशन और इसको लेकर क्या कहना है? हम सभी व्यापारी एकजुट होकर कर टैक्स देते हैं, लेकिन जो सुविधा है और जो हम चाहते हैं कि मार्केट में उठाव होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये इसका मुख्य कारण महंगाई है। सबसे बड़ा मुद्दा देश का आज महंगाई है, जो हर चीज को बढ़ा रही रेट, लेकिन इसकी समस्या का निराकरण नहीं कर पा रही है। तो हमें तो मोदी जी से यही उम्मीद है कि इस बार कर में थोड़ी सी कमी रखे, महंगाई को कम करे, शिक्षा पे विशेष जोर दे। चिकित्सा में भी आप देखो, आप पूरे देश में कितना हाहाकार मचा हुआ है, हर चीज में व्यक्ति दब गया, मर रहा है, लेकिन उसको सुविधा कुछ भी नहीं मिल पा रही। उम्मीद है कि महंगाई कम की जाए, चिकित्सा में थोड़ी सी राहत दी जाए, शिक्षा में थोड़ी बढ़ोतरी की जाए। बस यही कुछ मुद्दे हैं जो मोदी जी से हम चाहते हैं। प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्री से इंदौर के व्यापारियों की उम्मीद ये है कि करों में थोड़ी कमी हो, ताकि माल सस्ता हो तो लोगों की ग्राहकी बढ़ेगी, और जब ग्राहकी बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर रौनक नजर आएगी। यही उम्मीद रखते हैं इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के व्यापारी। इंदौर शहर की लाइफलाइन कहते हैं सिटी बस को, और इस वक्त मैं सिटी बस में मौजूद हूँ और सिटी बस में हर आम और खास इंसान मिल जाता है। सरकार से उम्मीद जनता ये रखती है कि जो बजट आए वो उनके मुनासिब तरीके से आए, ताकि उनकी बेहतरी हो सके। इस वक्त के इंदौर के शहरियों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्या चाहते हैं सरकार से इस आम बजट में। मेरे साथ कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, यहाँ इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट हैं आप, सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं इस आम बजट में? सर, अभी तो हम यही उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा सब कुछ सिस्टमेटिक चले, हमारे स्टडी के रिगार्डिंग तो, क्योंकि हमारा कोविड की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। हमारे को एक ही साल हम गवर्नमेंट से पढ़े हुए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट लगती है, हमें एक ही क्लास में 3 साल हो गए। इतना गंदा सिस्टम हो रखा है हमारे वहाँ का। लॉकडाउन की वजह से काफी दिक्कतें हैं, कोविड की भी काफी वजह से हुआ है। हम एक ही क्लास में 3 साल से हैं, और अब हमारा फर्स्ट ईयर अब क्लियर हुआ है, जबकि हमारी डिग्री 4 साल की है, कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्टूडेंट्स के होने के नाते कुछ मांगना चाहेंगे सरकार से, कुछ उम्मीद रखेंगे आप? हाँ, हमें जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो कि अभी नहीं मिल रही है। स्टूडेंट्स चाहते हैं फैसिलिटीज हो, उनकी पढ़ाई सस्ती हो। सर, आप क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट से? जैसे कि अभी हमारी एग्जाम हुई है, तो केवल नाम मात्र के लिए ये नहीं होना चाहिए कि है ना आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है। इवन यहाँ तक कि टेम्परेचर तक चेक नहीं हुआ था हमारी क्लासेस जब एग्जाम हो रहे थे तब। तो उसके लिए बजट अलॉट करें। अगर कोई स्टूडेंट बीमार हो गया है, अगर वो कोविड पॉजिटिव है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ करे। और जो MSME सेक्टर है, वो जो मिडिल मैन है, उसके लिए कुछ करे। सब जो भी सरकार है
ये गरीब लोग और अमीर जनता दोनों के लिए कुछ करती है, लेकिन जो मिडिल मैन है उसके लिए उसको हमेशा भूल जाती है। मध्यम वर्गीय के लिए चाहते हैं सर। मैम आई सपोज आप भी स्टूडेंट है, क्या उम्मीद रखती हैं सरकार से इस बजट? तो हम लोग तो जैसे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो लोग है ना मतलब जो आज ही कमा रहे हैं, जैसे आज ही कमा रहे आज ही खा रहे, तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, तो सरकार उन लोगों की ज़्यादा सहायता करे। यानी गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए करना चाहिए। हाँ, जिससे वो भी आगे चल के मतलब अपने बच्चों को पढ़ा सके, ये नहीं कि वो भी फिर गरीब ही हो। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हीं की तरह दूसरे स्टूडेंट्स भी, गरीब बच्चे भी पढ़ें। सर क्या उम्मीद रखते हैं आप? मैं स्टूडेंट के बारे में कुछ उम्मीद नहीं रखूंगा, बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें थोड़ी फैसिलिटी और बढ़े, जैसे कि डॉक्टर टाइम पे नहीं पहुँचते, मेडिसिन भी टाइम पे नहीं मिल पाती, लंबी लंबी लाइनें पड़ना, तो उनको थोड़ा इस बजट। तो हम लोग तो जैसे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो लोग है ना मतलब जो आज ही कमा रहे हैं, जैसे आज ही कमा रहे आज ही खा रहे, तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, तो सरकार उन लोगों की ज़्यादा सहायता करे। यानी गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए करना चाहिए। हाँ, जिससे वो भी आगे चल के मतलब अपने बच्चों को पढ़ा सके, ये नहीं कि वो भी फिर गरीब ही हो। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हीं की तरह दूसरे स्टूडेंट्स भी, गरीब बच्चे भी पढ़ें। सर क्या उम्मीद रखते हैं आप? मैं स्टूडेंट के बारे में कुछ उम्मीद नहीं रखूंगा, बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें थोड़ी फैसिलिटी और बढ़े, जैसे कि डॉक्टर टाइम पे नहीं पहुँचते, मेडिसिन भी टाइम पे नहीं मिल पाती, लंबी लंबी लाइनें पड़ना, तो उनको थोड़ा इजी कर। सेवाएं अच्छी होना चाहिए और सस्ती होना चाहिए। हाँ, अच्छी होना चाहिए, सस्ती तो नहीं भी होगी तो चलेगा, मगर अच्छी होना चाहिए। अच्छी होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होना चाहिए। भाई साहब का ये कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होना चाहिए, क्योंकि मैम बजट से सरकार से कुछ उम्मीदें रखती हैं आप? महंगाई को लेकर क्या उम्मीद रखती हैं? महंगाई कम होना चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं अपन। महंगाई कम होनी। हाँ, हमारे तो घर का मकान भी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रही, बिजनेस काम धंधे नहीं है बच्चों के, बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग रोजगार की तरफ से। हाँ, मकान भी बनाएगा हमारा, मकान की भी दिक्कत है। सर आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से इस बजट? सर क्या है, जब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगार भी हो रहा है, आदमी परेशान है। हाँ, सही। तो सरकार से इंदौर शहर के बाशिंदे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद रखते हैं कि उनकी पढ़ाई बेहतर हो, कामकाजी लोग बेहतर चाहते हैं कि बेहतरी हो, और साथ ही साथ मिडिल क्लास चाहता है कि महंगाई कम हो। सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, देखना है कि इस बार के बजट में आम लोगों को क्या मिलता है। विश्वास सारंग ने कहा है कि अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। क्या टेक्निकल इश्यूज आएंगे और किस तरीके की आप सोचते हैं कि क्या रहेगा? वैसे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के हिसाब से तो सही है, यूजी स्टूडेंट के लेवल में देखा जाए तो, क्योंकि कई लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं थ्रू आउट 12th, फिर उसके बाद उनको इंग्लिश के यहाँ पे चैलेंज करना पड़ता है, तो उनको डबल मेहनत लगती है। उनको MBBS का भी पढ़ना है, इंग्लिश को भी टैकल करना है। पर अगर उसको आप फ्यूचर के बेसिस पे सोचो, जैसे PG हो गया, फेलोशिप हो गई, SRशिप हो गई, तो आप वहाँ पे हिंदी आप थ्रू आउट नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो इससे बस यही हो पाएगा कि वो UG लेवल तक तो वो स्कोर कर लेंगे, बट उसके बाद उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। इस बारे में यही है कि जैसे नीट का जो पेपर होता है, तो नीट का पेपर वो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो नीट का पेपर जो हिंदी में होता है, तो बच्चे स्टार्टिंग से 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, कई लोग वो पेपर देते हैं हिंदी में ही, लेकिन वो मतलब ऐसा तो रहता है कि थोड़ा टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की वो समझते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो भी रहता है। तो फिर जैसे एकदम से सडन यहाँ पे जैसे आते हैं तो फर्स्ट ईयर वगैरह में, तो फिर उनका पूरा फुल टू इंग्लिश ही है यहाँ पे, तो पूरा मेडिकल साइंस तो उसमें तो कोई वो दो तर्क ही नहीं है। लेकिन फिर जब जैसे डिफ़िकल्टी तो होती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इस चीज़ में, हाँ, तो इसमें एक तरीके से ये फ़ायदा हो सकता है कि जो इंग्लिश का भले ही इंग्लिश में भी रहे सभी, लेकिन जैसे नॉर्मल मेडिकल टर्मिनोलॉजी है तो वो उतना वो समझने लगते हैं बच्चे। लेकिन जो पेपर रिटर्न कर रहे हैं, जैसे पेपर लिख रहे हैं, वो तो समझाने के तरीके में वो हिंदी यूज़ कर सकते हैं, और जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसको वो उस तरीके में लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो एक तरीके से इसमें ये फ़ायदा रहेगा बच्चों के लिए। जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने हिंदी में कर दिया है, तो उससे फ़ायदा तो हो जाए। एक्चुअली मैं मानता हूँ कि हिंदी मीडियम से जो भी छात्र होते हैं वो उन्हें लिखने में आसानी होगी, उनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है तो वो तो प्रॉपर अपन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी जो भी होता है तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती है। लेकिन वो है कि बात है कि अगर आप अभी से हिंदी में कर दोगे तो जो कंट्री के बाहर जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि अपना एग्जाम होता है USMLE वगैरह, तो उसमें लेकिन उनको थोड़ा फिर प्रॉब्लम आएगी। वहाँ तो इंग्लिश ही चलता है और किताबें भी हैं जैसा कि आप देखते हैं तो सारी इंग्लिश में रहती हैं। तो आई थिंक ठीक है, मतलब इंग्लिश होना ही चाहिए, ठीक है। तो सरकार का कैसा कदम मानते हैं आप?
सरकार के हिसाब से देखा जाए तो सही है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश इतनी नहीं होती अच्छी, या जो भी होता है तो उन्हें गाँव परिवेश से जो आते हैं, जैसा कि आप बताया गया कि 12th तक वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, फिर सडन यहाँ आते हैं तो उन्हें मतलब प्रॉब्लम तो होती है, थोड़ा तो होता ही है, लेकिन ठीक है, मतलब ये है कि सरकार के लिए तो वो सही है, मतलब बच्चों के लिए भी भविष्य में उन्हें अच्छा रहेगा उनके लिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी, तो क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या लगता है आपको? फ़ायदे तो ये हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं उनको आराम होगा, वो आंसर हिंदी में भी लिख पाएंगे। जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है वो तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन समझाने वाला पार्ट वो हिंदी में लिख पाएंगे। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किताबें जो हम पढ़ते हैं वो भी हिंदी मीडियम में आनी चाहिए। भले ही संक्रमण की रफ्तार जो है वो कम हो गई हो, लेकिन लोगों की लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह लोग जो हैं, भोपाल में हालांकि धारा 144 लगी हुई है, 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ लोग लगा रहे हैं। खासतौर से युवा वर्ग जो हैं वो बिना मास्क में नज़र आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कम ही लोगों ने मास्क पहना है और ज़्यादातर लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बेपरवाह, बेखबर, बेखटक खड़े हुए हैं। ना तो इन्हें पुलिस का खौफ है। ख़ास बात यह है कि दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के कई कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन वे भी कार्रवाई करने की बजाय धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों में, बल्कि भोपाल में ऐसी कई तस्वीरें दिख जाएंगी जिसमें कोरोना की गाइडलाइन की इसी तरह खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई करने वाले मौन हैं। ये बड़ा सवाल है और यही वजह है कि भोपाल लगातार यहाँ पर